गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के प्रकार। चिंतन के देखिए 7 प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है उसे स्थूल चिंतन भी कहते हैं और स्टेट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्थूल चिंतन है। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है वो स्थूल चिंतन होता है और ये सर्वाधिक निम्न स्तर का चिंतन होता है। इस चिंतन का मुख्य आधार जो संवेदना है और ये छोटे बच्चों, मंदबुद्धि व्यक्तियों तथा पशुओं में पाया जाता है। मुख्य आधार संवेदना है इसका तथा प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार के चिंतन भाषा अथवा संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार के चिंतन में हम अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। फिर है कल्पनात्मक चिंतन। जो कल्पनात्मक चिंतन है उसको सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस प्रकार के चिंतन का आधार मानसिक प्रतिमाएं होती हैं। इनमें प्रत्यक्षीकरण का अभाव रहता है, मतलब हम अपनी कल्पना में इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। किस चिंतन को अमूर्त चिंतन कहा जाता है? प्रत्यात्मक चिंतन को। अमूर्त का मतलब है कि जो हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं है। यह चिंतन का सर्वोच्च रूप है। ये आप इसको ध्यान दें इस लाइन पे। यह चिंतन का सर्वोच्च रूप है। इस प्रकार के चिंतन में पूर्व निर्मित प्रत्ययों के आधार पर प्राणी चिंतन करता है। पूर्व निर्मित प्रत्ययों, पहले से जो उसने कंसेप्ट अपने तैयार किए हैं उसके आधार पर चिंतन करता है। इस प्रकार के चिंतन में सामान्यीकृत विचार, भाषा तथा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल, हमने कोई चीज़ है उसके बारे में हम सोच रहे हैं और हमने एक जर्नल जो है विचार या अपनी धारणा जो है वो बना ली है और उसके लिए हम एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का आधार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत तर्कों की सहायता से चिंतन प्रक्रिया को जारी रखने से है। कि हम इसमें चिंतन करेंगे लेकिन साथ में तार्किक चिंतन होगा, मतलब ये चीज़ क्यों है तो क्यों के पीछे क्या कारण है, तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति एक पदानुक्रमिक ढंग से अनुसरण करते हुए चिंतन करता है। पदानुक्रमिक का मतलब क्या हो गया? एक पद हो गया, एक सीढ़ी हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है आगे चढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश कैसे आएगी? बादल आएंगे। अब बादल कहाँ से बनेंगे? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण कहाँ से होगा? नदियों से, झीलों से, तालाबों से। तो ये इस तरह से जो हम चिंतन कर रहे हैं वो क्या होगा? एक तार्किक क्रम है और स्टेप बाय स्टेप जो है हम थिंकिंग करते हुए आगे चल रहे हैं। तो इस जो तार्किक चिंतन है उसको पदानुक्रमिक ढंग के अनुसरण करते हुए चिंतन करता है, तो इसको हम पदानुक्रमिक चिंतन भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर है परावर्तित चिंतन। परावर्तित चिंतन तार्किक चिंतन से अधिक उच्च स्तरीय चिंतन है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि परावर्तित चिंतन जो है वो किससे उच्च स्तरीय है? तो तार्किक चिंतन से अधिक उच्च स्तरीय, जिसमें व्यक्ति अपनी जटिल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। उसकी जो भी समस्याएं होती हैं, हमारी लाइफ है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आती हैं, तो हम अपने चिंतन के माध्यम से उन समस्याओं से पार पाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन बनाते हैं। जैसे हम कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, तो इसी तरह से हम अपनी चिंताओं कैसे दूर किया जाए उसके लिए भी हम जो है ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरे लिए बेस्ट होगा। परावर्तित चिंतन में प्रयास व त्रुटि के यांत्रिक प्रयासों के विपरीत सूझ के उपयोग की विशेष भूमिका होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रयास और गलतियाँ नहीं करेंगे बल्कि सूझ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रयास और त्रुटि करते रहे तो हम कभी जो है जीवन में उभर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हम अपनी सूझबूझ का प्रयोग करेंगे। कि एक बच्चे का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाना है और एक बीमार है, तो दोनों में से सूझबूझ में से हम किसके ऊपर ध्यान देंगे? जो बीमार है वहाँ पे हमें पैसे लगाने की ज़रूरत है, पढ़ने वाले के लिए नहीं है। पढ़ने वाले को हम बाद में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार व्यक्ति की ज़िंदगी चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आती। तो इस तरह से हम सूझ के साथ जो है वो काम करते हैं। इस प्रकार के चिंतन में पूर्व अनुभवों का पुनर्गठन करके किसी समस्या के समाधान की नूतन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी समस्या है तो हम देखेंगे कि भाई पिछली बार ऐसी स्थिति आई थी तो हमने क्या किया था, वहाँ से हम जो है विचार ले सकते हैं और उसके बाद में अपनी समस्या से पार पा सकते हैं। फिर निर्देशित चिंतन। निर्देशित चिंतन से तात्पर्य
निर्देशी चिंतन से तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य या किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला उत्तम चिंतन है। मान लो हमने कोई उद्देश्य निर्धारित किया है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम एक डायरेक्शन में जाके काम करते हैं, तो वो होता है निर्देशी चिंतन। और लास्ट है अनिर्देशी चिंतन। अनिर्देशी चिंतन से तात्पर्य बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाने वाले चिंतन से हैं। तो देखिए, ये हमारे 7 प्रकार हैं चिंतन के। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।